हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। और ये है हमारा क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2। हम मोशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। मोशन का हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोशन क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। तो वो देखिए, मान लीजिए ये कोई सड़क है, ये रोड है, ये इसके सेंटर में जो हाईवे पे लाइनें होती है वो मान लीजिए आप, ताकि थोड़ा अच्छे से रोड जैसा दिखे। तो अब मैं आपको कहूँ कि आप सिर्फ रोड के एक साइड चल सकते हो, या तो आप इस साइड चल सकते हो रोड के, या फिर आप इस साइड। आप कोई भी एक साइड सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको इस साइड चलना है या इस साइड। आप रोड के सिर्फ एक साइड चल सकते हो। एक साइड चलने की आपको परमिशन दे दी गई है, मान लीजिए वो ये है। आप ना ही तो रोड के बीच में जा सकते और ना ही इस रोड से आप नीचे उतर सकते हो। इस रोड से आप ऐसे आगे जा सकते हो और वापस भी इसी साइड से आ सकते हो। तो ये इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कि आप सिर्फ इस एक लाइन के अलोंग ही मूव कर सकते हो। इस लाइन पे आप आगे भी जा सकते हो, आप पीछे भी जा सकते हो। आप दाएं बाएं मूव नहीं कर सकते। आप इससे इधर नहीं आ सकते, आप इससे उधर नहीं जा सकते। जस्ट आप सामने जा सकते हो और वापस बैक आ सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इस टाइप के जो मोशन होते हैं जो सिर्फ एक लाइन पे ही होते हैं, अलोंग द लाइन, तो उन्हीं को हम कहते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और इसी के अलोंग हम मूव कर रहे हैं। इससे हम दाएं बाएं नहीं जा रहे, सिर्फ आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं अच्छे से कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसमें हम मेजरमेंट्स किस तरीके से करते हैं। आपको पता ही होगा कि हम पोजीशन जब हमें मेज़र करनी होती है तब हम एक रेफरेंस पॉइंट लेकर चलते हैं और उसी के बिहाफ पे हम कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं। मान लीजिए मैंने कोई रेफरेंस पॉइंट मान लिया और उसी रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक रेफरेंस पॉइंट की, जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। मान लीजिए यहाँ पे कोई और मैंने बॉक्स रखा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगी, ये जो है इस ओरिजिन से 40 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो इसकी पोजीशन बताने का ये तरीका होता है, हमें एक रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करना होता है और उस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन का नाम दे देते हैं। तो अब मान लीजिए कि उसी सड़क के सिर्फ एक साइड में आपके फ्रेंड्स के घर हैं। यहाँ पे आपका घर है, ओ पॉइंट पे मान लिया मैंने, ये आपका घर है, ये आपके किसी दूसरे दोस्त का घर है, यहाँ पे आपके किसी और दोस्त का घर है, इधर आपके किसी और दोस्त का घर है। आपका मूड बन गया कि आप अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हो। आप सभी से मिलोगे, तो आप अपने घर से निकले, आप रोड के सिर्फ इसी साइड में अलोंग द स्ट्रेट लाइन आप जा रहे हो और आप यहाँ पे अपने दोस्त के घर रुक गए। यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए 30 मीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ए पे रुके, आप मिले, बात की आपने, फिर आप यहाँ से निकल दिए और आप दूसरे दोस्त से मिलने के लिए चले गए जिसका घर भी रोड के उसी साइड में है। आप अलोंग द स्ट्रेट लाइन ही चल रहे हो अभी भी। तो आप यहाँ से इधर आए, इसके घर पे, ये मान लीजिए कि इस दोस्त के घर से इस दोस्त का घर 10 मीटर दूरी पे है, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी 10 मीटर है। थर्ड, फिर आपने सोचा कि दो दोस्तों से मिल ही लिए, तीसरे दोस्त से भी मिल ही लेते हैं, तो आप यहाँ पे आइए, भी मान लीजिए 10 मीटर दूरी पे है। फिर आप वापस घर आने लगे, आते आते आप ऐसे आए, बैक आए और आप यहाँ पे ए के पास दोबारा से फिर से रुक गए। आप बोला भाई इतनी दूर चल लिए, थक गए, अब तो थोड़ा पानी वानी पी कर चलते हैं यहाँ से। तो आप ए के घर में फिर से रुक गए। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपका आंसर क्या होगा कि आप यहाँ से चले, पहले ए के घर में गए, तो ओ और ए के बीच की जो दूरी है, प्लस फिर आप ए के घर से फिर बी के घर में गए, ए बी, ये आपने ट्रैवल किया। फिर आप बी से सी के घर में गए, तो ये भी आपने ट्रैवल किया, प्लस फिर आप सी से वापस ए पर आए,
एक ही घर तक आए। तो ये जो AC है ये भी आपने ट्रेवल कर लिया। ध्यान रखिए अभी तक आप वापस घर नहीं गए हो, आप यहाँ पे A पॉइंट पे आप रुके हुए हो। तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर 30 मीटर। ये है O से A का, प्लस A से B का कितना है 10, B से C का भी कितना है 10, और A से C के बीच का कितना हो जाएगा 10 ये 20। तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 70 मीटर। 70 ही बन रहा है ना। हाँ, तो आपको अगर कोई पूछे कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आप क्या कहोगे जी टोटल 70 मीटर तक मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। पहले A के घर में गया, फिर B, फिर C, और फिर वापस आ गया A के आते टाइम A के घर में फिर से रुक गया, अभी तक घर नहीं पहुंचा। तो आपने 70 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये बात हो गई डिस्टेंस की। एक और क्वांटिटी का हम इसमें यूज़ करते हैं, वो क्या है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट आपने कितना ट्रेवल किया तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या बताओगे कि स्टार्टिंग में आपकी पोजीशन ये थी, आप O पॉइंट पे थे, आप अपने घर पे थे, इनिशियल पोजीशन थी ये आपकी। स्टार्टिंग पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं इनिशियल पोजीशन। और अब फाइनली आप सभी के घर में जाकर आ गए। फाइनली अब आप कहाँ पे हो A के घर में, A पॉइंट पे अब हो। तो आपकी ये क्या हो जाएगी फाइनल पोजीशन। ये क्या हो गई फाइनल पोजीशन। तो अब अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है तो आप बताओगे O से A की तरफ ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये कितना है 30 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ सिर्फ 30 मीटर और आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 70 मीटर का। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है अब आपको समझ में आ भी रहा होगा कि डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कितना आपने टोटल पाथ कवर किया वो आपका क्या रहेगा डिस्टेंस रहेगा। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कम से कम जो भी डिस्टेंस है वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनली हम यहाँ पे हैं, तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही बनेगा हमारा। तो ये क्या होगा हम अपना डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो एक बार के लिए मान लो कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अलोंग स्ट्रेट लाइन ही मूव करना है, आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। तो मान लो आप ऐसे 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 इधर उधर जाकर फिर A पॉइंट पे पहुंच गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक बार के लिए आप मान लो कि आप इधर उधर गलियों से होते हुए इधर उधर आप अपने दोस्त के घर पहुँचे, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पाथ लेंथ जो आपने कवर की है ये आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका अभी भी यही है 30 मीटर, जबकि आपका डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे छोटे से छोटा डिस्टेंस, कम से कम वो कितनी दूरी पे है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और जो टोटल पाथ कवर किया है वो होता है डिस्टेंस। अब यहाँ पे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और डिस्कस करने से पहले एक बार दो टर्म यूज़ होंगी यहाँ पे, वेक्टर और स्केलर। ये देख लेते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं। तो देखिए स्केलर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देने पर डिस्क्राइब हो जाएं, जिनकी सिर्फ क्या होती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एक और नाम भी दे देते हैं, वो क्या है मैग्नीट्यूड। अब इसमें एग्जाम्पल से देखिए कि मान लीजिए आपको एक लीटर पानी चाहिए, तो आप सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताओगे क्या 1 लीटर,
आपको और कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये कहोगे कि 1 लीटर पानी दे दो। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार देख लेते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा कि वेक्टर में हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है, तो वेक्टर के केस में क्या चाहिए होता है, हमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर बताया था, और एक चीज़ कि वेक्टर के केस में ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करें, तब हम इसको वेक्टर कहेंगे। कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या होते हैं, जैसे कि हम सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है, हम 2 + 3 करके 5 बता देते हैं, तो वो होता है स्केलर्स के टर्म में। वो एडिशन हमारी लीनियर अलजेब्रा वाली स्केलर्स के टर्म में अप्लाई होती है। वेक्टर्स के केस में कुछ अलग रूल्स होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, मल्टीप्लाई करने के, तो वो हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये आप डेफिनेशन देखिए। एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं कि वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। अब जैसे कि मैंने डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी बताया था। डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट होकर हम फाइनल की तरफ जा रहे हैं, जो पॉइंट है हमारा, और इसकी डायरेक्शन ये है। फॉर एग्जांपल ये अगर हम जा रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बता दी, तो ये मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड भी इसका बताना पड़ेगा। ईस्ट टू वेस्ट गए, कितने दूरी पे गए, 5 मीटर दूर गए। तो ये मेरी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें हमें साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ 5 मीटर जैसे कि यहाँ पे है, उसके साथ साथ हमें उसके डायरेक्शन भी बतानी होती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्या होती है, फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल की तरफ। ऐसे किसी भी वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एरो, जिस साइड में एरो है वो उसके डायरेक्शन है। अब ये कोई वेक्टर है, मान लीजिए ये 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है, तो अगर इसके डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये होगा और फाइनल ये इस साइड है, फाइनल इधर होगा। अगर मैं कहूँ कि ये इस साइड जा रहा है, इस साइड मूव ना करके डायरेक्शन अब हमारी ये है, तो हमारा एरो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब हमारी इनिशियल पोजीशन क्या होगी कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक 5 मीटर तक चला है इस डायरेक्शन में। तो ये होते हैं वेक्टर्स। जबकि स्केलर्स में हमें डायरेक्शन वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर पानी की ऐसे तो नहीं है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ डालिए, तो वो 1 लीटर पानी अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू से ही वो पूरा डिफाइन हो रहा है। 1 लीटर पानी मांगने से ही हम अगला पूरी तरह से समझ जाता है कि क्या कह रहा है। लेकिन वेक्टर्स के केस में हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताने होते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। तो अब देखिए वेक्टर क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब ए वेक्टर वी रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द क्वांटिटी। या फिर आप सीधा लिख लो, ए फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड as well as direction। और स्केलर्स के केस में सिर्फ विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड। टू डिस्क्राइब स्केलर क्वांटिटी वी नीड टू डिफाइन ओनली द मैग्नीट्यूड। तो ये होते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स। आई थिंक आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2 क्वांटिटीज़ देखी हैं, उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is known as distance। ये आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अलग अलग से डेफिनेशन बनाकर उनमें भी लिख सकते हो और डिफरेंस में भी ये पॉइंट लिख सकते हो। वहीं पे ये टोटल पाथ कवर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and final position is known as displacement। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमें, जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा था कि हमें कोई लेना देना नहीं है कि आप पहले ए के घर गए, बी के घर गए, सी के घर गए, फिर वापस ए पे आए, तो डिस्प्लेसमेंट में उसका कोई रोल नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में हम सिर्फ देखते हैं कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है, उनके बीच में एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन छोटे से छोटे जो पॉसिबल हो सकती है वो हम ड्रॉ कर देते हैं, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। मतलब कम से कम दूरी उन दोनों पॉइंट के बीच की, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट। जबकि डिस्टेंस क्या होता है कि आप कहाँ से गए, आपने क्या पाथ फॉलो किया, आप शॉर्टकट से गए हो या फिर आपने कोई लंबा रूट फॉलो किया, तो वो होता है डिस्टेंस। तो अब और डिफरेंस देखिए, नेक्स्ट क्या है कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए अब डिस्टेंस को हम सिंपल ये बता सकते हैं कि कितने मीटर चला। डिस्टेंस होता है पाथ कवर्ड, हम डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं करते उसमें, हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितने मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कितना पाथ कवर किया। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें हमें डायरेक्शन देखनी होती है कि इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है और फाइनल कहाँ पे है, और इनिशियल से फाइनल की तरफ हम इस तरीके से इसमें डायरेक्शन बताते हैं। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट, क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो या तो ज़ीरो होगी, ज़ीरो और पॉजिटिव, या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब अगर मान लो टोटल पाथ कवर है, ज़ीरो किस केस में होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो कहीं नहीं जा रहा, अपनी जगह पे है, एक जगह पे है, तो वो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस ज़ीरो। कुछ दूरी पे चला, मान लो ऐसे चक्कर काट के वापस आ गया, तो कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि हम डायरेक्शन का तो कोई जिक्र करेंगे ही नहीं, सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो डिस्टेंस जो है हमारी या तो ज़ीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारी जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है, इट कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव भी हो सकती है, और इट कैन बी नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अब इस बात को समझिए, ऊपर वाला रफ कर देते हैं एक बार। कि मान लीजिए ज़ीरो कब होगी, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो या तो तब होगी जब ऑब्जेक्ट अपना रेस्ट में है, अपनी पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहा,
या फिर 0 कब होगी, जब सभी जगह पे चक्कर काट के वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तब हम उस केस में क्या होगी, इनिशियल पॉइंट भी अपना यही है, फाइनल पॉइंट भी अपना यही है, कहीं गया तो है ही नहीं, तो उस केस में भी हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। लेकिन जब ये ऐसे चक्कर काट के वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो उस पॉइंट पे हमारा पाथ कवर जो है ये तो कुछ ना कुछ होगा, तो वहाँ पे हमारे डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो वो पॉजिटिव किस केस में हो सकती है, जब मान लो ये इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से चलकर कुछ दूरी पे यहाँ पे आकर रुक गया, ये इनिशियल पॉइंट है आई, ये फाइनल पॉइंट है, तो इस केस में हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कहूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। लेकिन अब मैं कहूँ कि वापस आई को क्रॉस कर दे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर आ गया, तो यहाँ तक कि इसके डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, क्योंकि गया आया। और ये क्या होगा, फिर पहले उस डायरेक्शन में जा रहा था, उस एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और अगर उसके अपोजिट वाली को फिर हम नेगेटिव लेंगे। अगर मैं इस साइड पॉजिटिव ले लूँ कि ये मेरे पॉजिटिव है, तो इसके अपोजिट वाली को मुझे नेगेटिव लेना होगा, तो यही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये उससे अपोजिट डायरेक्शन में कुछ दूरी ज़्यादा चला है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और 0 भी, जबकि जो हमारी डिस्टेंस है वो सिर्फ 0 और पॉजिटिव हो सकता है। तो यही था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। किसी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन को हमें डिस्क्राइब करने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की खास ज़रूरत होती है। इसी पे बेस्ड आपको एक एक्टिविटी दे रहे हैं कि एक बास्केटबॉल कोर्ट है और आप उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो, आप उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो और आप उस पॉइंट पे आ गए वापस, तो आपको बताना है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, ये आपको सोचना है। और सेकंड एक और एक्टिविटी आपके लिए क्या है कि हम व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती है, मोटरसाइकिल होता है या फिर बसेस वगैरह या गाड़ियों में क्या होता है, एक तो होता है स्पीडोमीटर जो उसकी स्पीड को बताता है, और एक उसमें कितनी दूरी तय की है उसने वो बताता है। तो वो आपको सोचना है कि वो जो उसके अंदर ओडोमीटर लगा हुआ होता है गाड़ियों में या फिर किसी भी व्हीकल में, वो डिस्टेंस बताता है या फिर डिस्प्लेसमेंट बताता है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके हमें देता है या डिस्प्लेसमेंट, ये आपको सोचना है। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। आप ये दोनों बातें सोचिएगा, दोनों एक्टिविटीज़ पे डिस्कशन कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताइए कि आपने क्या सोचा इनके बारे में। सेकंड हमारा क्या है कि मोशन जो है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, आपको समझ में आ गया कि हम सिर्फ एक लाइन के अलोंग ही मूव कर सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया, टोटल पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। क्यों, क्योंकि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब ये मोशन जो है, एक तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर इनको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यूनिफॉर्म मोशन होता है कि जिसमें एक ही स्पीड रह रही है, एक ही स्पीड हो, स्पीड अपनी चेंज ना हो रही हो, मतलब कांस्टेंट स्पीड हो, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कह देते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जिसमें स्पीड हमारी कभी कम हो रही है तो कभी ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखिए, हम इसको लिखेंगे क्या, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन, when equal distance traveled in equal interval of time, in equal time intervals, और यही नॉन यूनिफॉर्म की क्या हो जाएगी,
कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर अनइक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। थोड़ा सा और इसको देखिए इंटरवल वाली लैंग्वेज में कि हम किस तरीके से कह रहे हैं। मान लीजिए कि आप ऐसे स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हो, ये मैंने 5-5 मीटर के गैप पे निशान लगा दिए। तो अब मैंने पहले 5 मिनट में देखा कि आप यहाँ से चले, मैंने टाइम स्टार्ट कर दिया t=0 से। पहले 5 मिनट बाद मैंने आपको नोटिस किया t=5 मिनट पे। 5 मिनट बाद जब मैंने नोटिस किया तो आप इस पॉइंट पे पहुँच गए। फिर मैंने यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर 5 मिनट के बाद फिर देखा, 5 मिनट के बाद फिर देखा तो आप इस पॉइंट पे पहुँच गए। फिर मैंने यहाँ पहुँचने के बाद 5 मिनट पे फिर से देखा तो आप इस पॉइंट पे पहुँचे हुए। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि पहले 5 मिनट में आपने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 5 मिनट में भी 5 मीटर का किया, अगले 5 मिनट में भी 5 मीटर का किया। तो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल किए आपने इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। या फिर चाहे आप यहाँ पे 10-10 मीटर के गैप ले लो, मान लो 10-10 मीटर के गैप लिए। अब आपकी स्पीड बढ़ चुकी होगी, बढ़ा ली मान लीजिए आपने। मैंने फिर से वही 5 मिनट बाद नोट किया तो आपने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ था। फिर से 5 मिनट बाद देखा तो फिर से आपने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, अगले 5 मिनट में भी आपने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब टाइम के सारे इंटरवल 5-5 मिनट के हैं। 5-5 मिनट बाद मैं नोट कर रही हूँ और डिस्टेंस के भी इक्वल इंटरवल आ रहे हैं। हर 5 मिनट के बाद आप 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। डिस्टेंस के इंटरवल भी कितने हैं, 10-10 मीटर के हैं, सारे इक्वल हैं। तो ये इस केस में भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब मान लीजिए कि डिस्टेंस वही है, मैंने 10-10 मीटर पे निशान लगा रखे हैं। 0 मिनट पे फिर स्टार्ट किया, 5 मिनट बाद मैंने नोट किया कि आप यहाँ पे पहुँचे हुए। आप जब यहाँ पे पहुँच गए तब मैंने टाइम देखा कि 5 मिनट हो गए आपको। फिर आप जब यहाँ पे पहुँचे तब मैंने देखा कि यहाँ से चले थे उसके आपको 3 मिनट हो गए। यहाँ से चलने के 3 मिनट बाद आप यहाँ पे पहुँच गए। फिर आप यहाँ पे पहुँचे तब मैंने टाइम देखा कि यहाँ से चलने के बाद आप यहाँ पे 6 मिनट में पहुँच गए। तो अब क्या है, डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल है, हमारा 10-10 मीटर के डिस्टेंस है। लेकिन पहले मान लो यहाँ पे स्मूथ रोड थी, यहाँ पे मान लो उबड़ खाबड़ रोड थी तो आपको 5 मिनट लग गए। आगे स्मूथ रोड थी, रोड बिल्कुल अच्छी थी, तो यहाँ पे आपको कम टाइम लगा, आप 3 मिनट में ही 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर गए। आगे बहुत ही ख़राब रोड थी तो आपको 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में 6 मिनट लग गए। तो इस तरीके से अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल इंटरवल्स हैं डिस्टेंस के, बट टाइम के इंटरवल अनइक्वल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। इसी तरीके से अगर डिस्टेंस के इंटरवल अनइक्वल हो और टाइम के इक्वल हो तब भी वो क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप एक्टिविटीज़ के बारे में सोचना और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।